कभी कभी असल कहानी वो नहीं होती जो हमें दिखाई जाती है। असल कहानी वो होती है जो हमसे छुपाई जाती है। जब कोई कत्ल होता है तो सबका ध्यान एक ही सवाल पर होता है कि कातिल कौन है, लेकिन असल सवाल ये होना चाहिए कि कत्ल क्यों हुआ। DHA कराची एक महंगा तरीन इलाका। वहाँ 6 जनवरी 2025 को एक मुस्तफ़ा नामी लड़का लापता होता है और फिर कुछ दिन बाद उसकी जली हुई लाश मिलती है। पहले किडनैपिंग का केस बना, फिर कत्ल का, और जब पुलिस ने इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो फिर कुछ ऐसी डिटेल सामने आती हैं जो किसी भी आम केस से बहुत अलग होती हैं। कराची का एक पोश इलाका DHA, वहाँ 23 साल का BBA का एक स्टूडेंट जिसका नाम मुस्तफ़ा आमिर होता है, उसके अगवा और कत्ल होने का केस सामने आता है। पाकिस्तान में DHA को एक महंगा और इलीट इलाका माना जाता है जहाँ मोस्टली अमीर लोग रहते हैं। इस केस को सिंपल करने के लिए मैं आपको इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स का एक शॉर्ट इंट्रो दूंगा। इस केस में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला मुस्तफ़ा आमिर जो कत्ल हुआ। BBA लास्ट ईयर का स्टूडेंट था जिस पर यह इल्जाम भी है कि वो ड्रग डीलर है। दूसरा अरमगान जो मुस्तफ़ा का करीबी दोस्त है जिस पर कत्ल का इल्जाम है। वो अपने दोस्त मुस्तफ़ा से डोप खरीदता था। इस डोप की 5 ग्राम की मलकियत 2.5 लाख रुपए थी। तीसरा शरास जो वाकया के वक्त अरमगान के साथ मौजूद था जिस पर यह इल्जाम है कि वो भी इस कत्ल में अरमगान के साथ इन्वॉल्व था, जबकि शरास का ये कहना है कि सब कुछ अरमगान ने किया है। 4th नंबर पे है एक लड़की, मुस्तफ़ा की गर्लफ्रेंड, जिसका इस मामले में क्या रोल है अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की इस कत्ल के फौरन बाद मुल्क छोड़ के भाग जाती है। कुछ लोग इस लड़की पर भी शक कर रहे हैं क्योंकि न्यू ईयर की नाइट मुस्तफ़ा और अरमगान के दरमियान एक फाइट हुई थी। अब वो लड़ाई लड़की को लेकर थी, ड्रग्स को लेकर या फिर पैसों को लेकर, ये बात अभी किसी को पता नहीं चल पाई। इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब की उम्र 30 साल से कम है। मतलब सब के सब अडल्ट हैं जो बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व थे। ये सब दोस्त मिलकर आपस में पार्टीज किया करते थे, मंशियात फरोख्त किया करते थे। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस चीज से हैरान हूँ कि इनकी फैमिलीज, इनकी हॉबीज और इनके काले कामों से बेखबर कैसे थी। 6 जनवरी मुस्तफ़ा की जिंदगी का डार्केस्ट डे। वो घर से बाहर निकलता है। मुस्तफ़ा की माँ यूजुअल रूटीन के मुताबिक उसका वेट करती है, लेकिन जब रात होने लगी और मुस्तफ़ा का कोई अता पता नहीं चला तो उसकी माँ घबरा जाती है। वो बेचैन हो जाती है और रिश्तेदारों से पूछना शुरू होती है कि मुस्तफ़ा आपकी तरफ तो नहीं आया, लेकिन मुस्तफ़ा का कोई पता नहीं चल पाया। जब कुछ घंटे और गुजर गए और मुस्तफ़ा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसकी माँ फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और मिसिंग पर्सन की एक रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। जब पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर के केस को खोला तो पता चला कि मुस्तफ़ा पर एक पहले भी केस हो चुका था जो ड्रग डीलिंग से रिलेटेड था, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा के मिसिंग केस की बजाय उसके पुराने केस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। पुलिस की तरफ से मिलने वाला ये रिस्पॉन्स मुस्तफ़ा की माँ के लिए एक और शॉक था। वो अपने बेटे की तलाश में इधर उधर भटकती रही, लेकिन कोई भी इसको सीरियसली नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुस्तफ़ा का मिसिंग होना किसी के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन असल में ये एक मिसिंग केस नहीं था। ये आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनने वाला था। ये लाश दफन हो गई, सारे सबूत भी दफन हो जाएंगे इसके साथ। 2-3 दिन बाद मुस्तफ़ा की वालिदा को एक अननोन इंटरनेशनल नंबर से मैसेज रिसीव होता है जिसमें मुस्तफ़ा के लिए 2 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है। ऐसा मोस्टली आपने फिल्मों में देखा होगा, पहले किसी को किडनैप किया जाता है और फिर पैसों की मांग की जाती है। जब ये वाकया हुआ तो मुस्तफ़ा की वालिदा ने पुलिस में ये बात बताई। उसके बाद पुलिस इस केस को थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर देती है। अब पुलिस मुस्तफ़ा की आखिरी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे उनको एक बहुत बड़ा मसला फेस करना पड़ता है। वो था मुस्तफ़ा के पास नॉन PTA फोन का होना जिसमें सिम नहीं थी, इसलिए उसे ट्रेस करना मुश्किल था। 12 जनवरी हुब चौकी के इलाका में एक जली हुई गाड़ी से लाश मिली जो पहचान ना होने की वजह से 16 जनवरी को ईदी कब्रिस्तान में दफन कर दी गई। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उस लाश को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम करने का हुक्म दिया ताकि उसकी मौत का असल पता लगाया जा सके। जब DNA टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये मुस्तफ़ा आमिर की लाश थी। अब हुब चौकी का इलाका DHA से काफी दूर था। अब सवाल ये था कि ये लाश DHA से इतनी दूर कैसे पहुंची, और जो भी इस लाश को इतनी दूर लेकर आया था उसने गाड़ी समेत उस लाश को जला दिया। उसके बाद इस केस पर स्पॉटलाइट डाली जाती है
और डीप इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जहां से पता चलता है कि मुस्तफ़ा 6 जनवरी को अरमगान के घर गया था। जब पुलिस अरमगान के घर छापा मारती है तो अरमगान पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें कुछ पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं। पुलिस जवाब में एक्शन लेकर अरमगान को अरेस्ट कर लेती है और दूसरा मुल्जिम अरमगान का दोस्त शहराज को भी इस केस का हिस्सा बना लेती है, क्योंकि 6 जनवरी को वो भी वहां मौजूद था। जब पुलिस अरमगान के घर की तलाशी लेती है तो उनको बहुत अजीब व गरीब चीजें मिलती हैं। एडवांस्ड ऑटोमेटिक वेपन्स, ये कोई आम गन्स या वेपन्स नहीं थी, ये थी मशीन्स गन, स्नाइपर्स, ऐसे हथियार जो पाकिस्तान में किसी आम बंदे के पास नहीं होते। 64 लैपटॉप्स। अब सवाल ये था कि एक घर में इतने लैपटॉप्स क्यों थे। उसके अलावा मल्टीपल फोन्स और कुछ ड्रग्स भी वहां से मिले। और ये घर सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक क्लब था जहां पार्टीज की जाती थी। जब अरमगान के वालिद से पूछा गया तो उसने कहा कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस है, इसलिए घर में इतने सारे लैपटॉप्स और मोबाइल फोन मौजूद थे। और जब उसके वालिद से पूछा गया कि जब आपका बच्चा बेकसूर था तो उसने बदले में पुलिस को फायर क्यों किए एंड ये सारी एडवांस्ड वेपन्स घर में क्यों रखी गई हैं, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि मेरा बेटा डर गया था कि शायद पुलिस उसके बेटे का डाटा या सॉफ्टवेयर चुराने आई है। अब ये बहुत इलॉजिकल बात थी। पुलिस को किसी के डाटे से क्या ही फर्क पड़ता है। और वेपन्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये हमने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखी हैं और मैं एक रॉक स्टार हूँ और मुझे ऐसी चीजों का शौक है। सिंध के एक्टिंग प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतजिर मेहदी ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दी, जिसमें ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया। ATC ने अरमगान को पुलिस के फिजिकल रिमांड के बजाय जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया, जो कि काफी अजीब था, क्योंकि केस और इन्वेस्टिगेशन के तहत अरमगान को पुलिस के फिजिकल रिमांड में भेजना चाहिए था। लेकिन अरमगान के वालिद ने अपने पावरफुल लिंक्स का सही फायदा उठाया और फिजिकल रिमांड को जुडिशियल रिमांड में बदल दिया। एक और FIR अरमगान के वालिद की तरफ से पुलिस रेड के खिलाफ दी गई कि पुलिस ने उनके घर बिला वजह रेड की थी। अरमगान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पहले उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन फाइनली सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को अरमगान का फिजिकल रिमांड दे दिया ताकि मजीद तफ्तीश की जा सके। अभी तक ये केस एक मिस्ट्री बना हुआ है और मजीद तफ्तीश आना बाकी है। ये केस पाकिस्तान के चंद कुछ पेचीदा और मुश्किल केसेस में से एक बन चुका है। स्टिल अभी भी पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जहां से ज्यादातर साबित यही होता है कि अरमगान ने ही मुस्तफ़ा का कत्ल किया है, क्योंकि अरमगान के घर में ही मुस्तफ़ा का ब्लड भी मिला था और जब उसके ब्लड का उसकी माँ के साथ DNA टेस्ट किया गया तो वो भी उसके साथ मैच हो गया। तो इसका मतलब यही है कि मुस्तफ़ा का कत्ल अरमगान के घर में ही हुआ था और अरमगान ने इस चीज से बचने के लिए मुस्तफ़ा की लाश को गाड़ी में डाला, DHA एरिया से बाहर निकला और बहुत दूर ले जाकर गाड़ी के साथ उसको चला दिया ताकि किसी को शक ना हो सके।